अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 6th लेक्चर है और कोर्स हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आज के टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इसमें से और हमारे कोर्स की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है, इन द प्रीवियस क्लास हमने रेक्टिफायर इंट्रोड्यूस की थी कि हमारे पास अनकंट्रोल रेक्टिफायर क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर इंट्रोड्यूस की थी और फुल वेव रेक्टिफायर हमने या ब्रिज रेक्टिफायर इंट्रोड्यूस की थी। आज हम कंट्रोल रेक्टिफायर को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर किस तरह काम करती है, उसके हमारे पास किस तरह टाइप्स है और लोड के इफ़ेक्ट से हमारे पास उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट, लोड की चेंज करने से हमारे पास आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो ये हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर हैं, इनको हम स्टडी करेंगे जिसमें से 3 टाइप्स वो हाफ वेव के हैं और 4 टाइप्स फुल वेव के हैं। लेकिन ये हमारे पास सारी सिंगल फेज है। फिर 3 फेज में भी डिफरेंट टाइप्स है, 6 फेज है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रेक्टिफायर हो सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। तो एक्चुअली हमारे पास नॉर्मल हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की तरह होती है, लेकिन ये हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर है। कंट्रोल रेक्टिफायर में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हमारे पास जो डायोपोड है उसकी जगह हमारे पास थायरिस्टर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हमारे पास कंट्रोल हो जाती है। सो ये हमारे पास एक्चुअली हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की सर्किट है जिसमें हमारे पास थायरिस्टर लगा है। सीरीज में हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा है, इनपुट जो हमारे पास एसी है, और लोड हमारे पास कनेक्टेड है वी या आर, एक रजिस्टर हमारे पास ऐसे लोड कनेक्टेड है और हम एक्चुअली आउटपुट जो है वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता इस तरह है कि थायरिस्टर की प्रॉपर्टी है कि ये तब तक ऑन नहीं होती जब तक हम गेट पर फायरिंग पल्स नहीं देते। तो जब गेट पर फायरिंग पल्स हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास थायरिस्टर ऑन होगी। अब डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पर गेट को फायरिंग पल्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ रही है और ये हमारे पास है गेट पल्स कि जिस टाइम पर हम थायरिस्टर के गेट को पल्स देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने थायरिस्टर की गेट को पल्स नहीं दिया तो हमारे पास थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। सपोज अल्फा एट अल्फा लोकेशन हमने क्या कर लिया, थायरिस्टर की गेट पर हमने पल्स प्रोवाइड कर दिया। सो जैसे ही थायरिस्टर की गेट पर पल्स मिल जाएगा थायरिस्टर हमारे पास ऑन हो जाएगी। जब वो ऑन हो जाएगी तो हमारे पास जो लोड वेवफॉर्म होगी, हमारे पास जो आउटपुट होगी वो वही होगी जो हमारे पास इनपुट शेप में से होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो अल्फा थी अगर वो हम एट एंगल 0 प्रोवाइड करते तो इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास सेम होती। लेकिन इनपुट वेवफॉर्म में हमारे पास दोनों साइकिल होते हैं और ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, इससे हमारे पास जस्ट पॉजिटिव साइकिल आएंगे। जबकि नेगेटिव साइकिल हमारे पास क्या होगा, थायरिस्टर हमारे पास रिवर्स बायस होती है जिसकी वजह से हमारे पास वो कंडक्ट नहीं करती। तो जस्ट हमारे पास पॉजिटिव साइकिल इसमें से अपेयर होती जाएंगे। तो एट अल्फ़ा हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड के लिए तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी अल्फ़ा से स्टार्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमने फायरिंग पल्स जो है एट एंगल 30 डिग्री 90 डिग्री प्रोवाइड के लिए तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास 90 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमने उसको 145 डिग्री या 135 डिग्री पर प्रोवाइड कर ली तो हमारे पास आउटपुट फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सो फायरिंग पल्स लोकेशन को चेंज करने से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आउटपुट की लोकेशन भी चेंज होती जाती है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास चेंज होती है। सो हम इसलिए इसको कंट्रोल कहते हैं कि हम अपने आउटपुट को कंट्रोल करते हैं थ्रू द फायरिंग पल्स। फायरिंग पल्स की चेंज करने से हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे पास चेंज होती जाती है। सो हमारे पास इस किस्म का वेवफॉर्म जो है या इस किस्म का आउटपुट हमारे पास एब्जर्व हो जाएगा ऑसिलोस्कोप पर। अब अगर हम इसमें से हमारे पास जो शेप आउटपुट वोल्टेज की होगी वही हमारे पास करंट की भी होगी। सो हमारे पास करंट भी जिस टाइम कंडक्ट करेगा तो हमारे पास करंट होगी, जिस टाइम वो कंडक्ट नहीं करेगा तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगी। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करंट की वेवफॉर्म है। ये वेवफॉर्म हमारे पास है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द थायरिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर हमारे पास इस तरह होती है कि देखिए 0 से लेके अल्फा तक यहाँ पर हमारे पास एक वेवफॉर्म आ रही है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास आ रही है कि हमारे पास ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द थायरिस्टर, क्योंकि इस टाइम थायरिस्टर हमारे पास कंडक्ट नहीं कर रहा। जब थायरिस्टर कंडक्ट करती है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो 0 हो जाती है
और जब वो कंडक्ट नहीं करती तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, डिपेंड करती है लोड इनपुट वोल्टेज पे। सो जीरो से लेके अल्फा तक हमारे पास थायरिस्टर ऑन ऑफ है, इसलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म है। लेकिन फिर अल्फा से लेके पाई तक हमारे पास थायरिस्टर कंडक्ट करती है यहाँ पर वो, इसलिए हमारे पास आउटपुट भी आ जाती है। जब वो कंडक्ट करती है तो हमारे पास आउटपुट आती है। अब हमारे पास जो पाई से लेकर 2 पाई तक फिर क्या होता है, हमारे पास थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या करेगी, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगी, कंडक्ट नहीं करती, तो इसलिए हमारे पास ये उस वोल्टेज को ब्लॉक करेगी। फिर 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक फिर रिवर्स फिर जो है थायरिस्टर ऑफ रहेगा, बिकॉज नेक्स्ट साइकिल को जो फायरिंग पल्स है वो नहीं नहीं मिला। तो जिस टाइम वो फायरिंग पल्स मिल जाता है तो वो हमारे पास कंडक्ट करना फिर स्टार्ट कर लेता है, उसके बाद फिर वो रिवर्स बायस हो जाता है। तो हमारे पास ये थायरिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप है, और जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास इस तरह की ऑब्जर्व होती है अक्रॉस द लोड साइड। अच्छा, अब हमारे पास वही हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, लेकिन अब हमारे पास जो लोड है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। इस केस में हमारे पास जो लोड था वो हमारे पास रेजिस्टिव था, लेकिन अब हमने क्या कर लिया, अब हमने लोड को चेंज कर लिया और लोड हमारे पास हो गया रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव। सो ये इसकी थ्योरी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर वैसे भी, तो ये अगर आप उसको रिव्यू कर ले तो वही बातें हैं जो मैं अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास वही इनपुट वोल्टेज सीरीज में कनेक्टेड है विद थायरिस्टर, लेकिन लोड हमारे पास रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव होगी। तो इसके लोड के चेंज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है। आउटपुट क्यों चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। बिकॉज इंडक्टर की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर हमारे पास एनर्जी स्टोर करती है, और उस एनर्जी स्टोरेज की वजह से हमारे पास अगर थायरिस्टर ऑफ हो जाती है किसी ड्यूरेशन में से, लेकिन इंडक्टर की स्टोर एनर्जी की वजह से वो थायरिस्टर ऑन रहती है कुछ टाइम के लिए, डिपेंड करता है इंडक्टर की वेट पर किस तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वही इनपुट वोल्टेज है, ये हमारे पास है फायरिंग पल्स अल्फा। इट मीन कि हमने इसको इट मीन कि हमने इसको इस टाइम पर फायरिंग पल्स दी, तो जैसे इस टाइम पर इस थायरिस्टर को पल्स मिल जाएगी तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन पहले केस में हमारे पास जो वोल्टेज थी वो हमारे पास ख़त्म हो जाती थी अल्फ़ा, इस अल्फ़ा पे हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप थी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द लोड वो हमारे पास अल्फ़ा पे ख़त्म, पाई पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो पाई से आन बढ़ जाती है, पाई प्लस पाई से लेके बीटा तक जाती है। अब ये नेगेटिव फॉर्म हमारे पास क्यों आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म हमारे पास आ रहा है ड्यू टू द इंडक्टर वैल्यू। क्यों आता है, इसलिए हमारे पास आता है कि जब पॉजिटिव साइकिल आती है तो हमारे पास इंडक्टर एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन जैसी नेगेटिव साइकिल आती है तो हमारे पास थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाती है। लेकिन इंडक्टर जो एनर्जी है वो फोर्स करती है कि हमारे पास थायरिस्टर कुछ और टाइम के लिए ऑन रह जाए, बिकॉज करंट की डायरेक्शन वही सेम रहती है अनटिल कि इंडक्टर की एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। तो कितने अब डिपेंड करता है कि हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू कितनी है। अगर इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मे भी ये नेगेटिव साइकिल पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए भी हो जाए, लेकिन अगर इंडक्टर की वैल्यू कम है तो मे भी ये साइकिल जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए हो जाए। सो इसलिए हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद इंडक्टर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, डायरेक्टर तो फिर रिवर्स बायस है, तो 2 पाई तक फिर कुछ नहीं होगा। 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक यहाँ पर फायरिंग पल्स फिर नहीं है, तो यहाँ पर फायरिंग पल्स मिल जाती है, इसलिए हमारे पास डायरेक्टर फिर ऑन हो जाती है। और ड्यू टू द इंडक्टर हमारे पास वेवफॉर्म जाती है 2 पाई प्लस बीटा तक। तो पहले हमारे पास वेवफॉर्म अल्फा से लेके पाई तक होती थी, लेकिन अब वेवफॉर्म हमारे पास अल्फा से लेके बीटा तक होती है। और बीटा की जो पॉइंट है वो डिपेंड करती है इंडक्टर की वैल्यू पर। ये बीटा पॉइंट 2 पाई तक भी आ सकती है और ये बिल्कुल शॉर्ट मिनिमम भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास वो इंडक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास लोड की चेंज करने से ये इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, अब हमारे पास करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब जितने टाइम के लिए हमारे पास थायरस कंडक्ट करता है उतने टाइम के लिए हमारे पास करंट भी फ्लो करेगा। तो इट मीन कि करंट हमारे पास जो है वो पाई से लेके बीटा तक फ्लो करेगा, हर एक साइकिल में पाई से लेके बीटा तक फ्लो करेगा। जो थायरिस्टर वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वेवफॉर्म हमारे पास इस तरह हो जाएगी कि 0 टू अल्फा तो वो कंडक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज फायरिंग पल्स नहीं मिली, तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। फिर पाई से लेके 2 पाई तक थायरिस्टर ऑन रहता है, इसलिए हमारे पास वो क्या होगा, वो वोल्ट 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा।
और फिर बीटा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक हमारे पास थायरिस्टर फिर रिवर्स बायस हो जाता है, और ये वो स्टेट है जिसमें थायरिस्टर को फायरिंग पल्स नहीं मिलती। तो दोनों की कंबाइन हमारे पास इस टाइम में थायरिस्टर रिवर्स जो है वो कंडक्ट नहीं करता। इस टाइम पर दोबारा फायरिंग पल्स मिल जाती है तो थायरिस्टर हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है। अब कुछ एप्लीकेशन इस तरह होते हैं कि जिसमें से अगर हमारे पास लोड इंडक्टर है और हमने कनेक्ट किया हुआ है टायर्स के साथ, तो हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म आ जाती है। लेकिन अगर हमारा लोड जो है वो सेंसिटिव है और ड्यू टू नेगेटिव वेवफॉर्म, और जो हमारे पास आउटपुट पर जो नेगेटिव वेवफॉर्म आती है वो हम नहीं चाहते, तो इस नेगेटिव वेवफॉर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। सो नेक्स्ट सर्किट में हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। सो ये सर्किट है हमारे पास। यहाँ तक समझ आ गई? समझ आ गई? यस सर। अच्छा, सो ये हमारे पास है फ्री व्हीलिंग डायोड मेथड। अच्छा, फ्री व्हीलिंग डायोड या कम्यूटेटिंग डायोड ये एक्चुअली हमारे पास पैरेलल में लगता है विद द लोड। तो जब ये पैरेलल में हमारे पास लोड के साथ लगता है तो इसका हमारे पास ये सर्किट वही है, लेकिन इसमें से ये सर्किट जो प्रीवियस हमने पढ़ लिया वही है, लेकिन सिर्फ चेंजेस कहाँ पर है, चेंजेस सिर्फ फ्री व्हीलिंग डायोड में से आ गए। इस फ्री व्हीलिंग डायोड का हमारे पास क्या काम है? इसका हमारे पास ये काम है कि जब भी हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाए और उसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पर नेगेटिव वेवफॉर्म आती है, तो उस नेगेटिव वेवफॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं या हम कम्यूटेटिंग डायोड लगाते हैं। सो अब होता क्या है, किस तरह ये काम करेगा? ये हमारे पास वही इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर हमने फायरिंग पल्स दी तो हमारे पास थायरिस्टर इस टाइम पर ऑन हो जाएगा, यहाँ पर वो ऑफ रहेगा। अल्फा से लेके पाई तक क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा। तो हमारे पास जो लोड है थायरिस्टर है वो ऑन होता है, तो हमारे पास जो लोड वेवफॉर्म है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब पाई पर पहुंच जाता है तो हमारे पास थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। लेकिन पहले केस में हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर वो नेगेटिव वेवफॉर्म खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? बिकॉज जब पॉजिटिव साइकिल आती थी तो करंट हमारे पास, जो करंट थी वो हमारे पास इस तरफ फ्लो करती थी, रजिस्टर और इंडक्टर से, थायरिस्टर रजिस्टर और इंडक्टर से फ्लो करती थी। सो इंडक्टर में जो करंट थी वो हमारे पास अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड तक, डाउनवर्ड की तरफ थी, अपवर्ड से लेके हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ थी। सो जब नेगेटिव साइकिल आता है और थायरिस्टर हमारे पास ऑफ हो जाती है, सो अब जो करंट होगा, जो इंडक्टर की एनर्जी स्टोर है, वो कहाँ पर, किस पाथ के थ्रू डिसिपेट होगी? वो थ्रू द डायोड और थ्रू द रेजिस्टर जो है वो डिसिपेट हो जाएगी। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नेगेटिव वेव फॉर्म है वो हमारे पास नहीं आएगा, बिकॉज जो एनर्जी इसने स्टोर की थी वो हमारे पास थ्रू द डायोड जो है वो लॉस होगी। बिकॉज करंट जो है उस पाथ को फॉलो करेगा जिसमें से रेजिस्टेंस लो हो। तो इस पाथ में हमारे पास रेजिस्टेंस लो है, इसलिए जो करंट है वो इस पाथ में से फ्लो कर लेती है, और हमारे पास जो नेगेटिव वेवफॉर्म है वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है। तो अगर नेगेटिव वेवफॉर्म आपको, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कम्यूटेटिंग डायोड को फिर इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि आपका लोड इंडक्टिव है लेकिन वहाँ पर आपको नेगेटिव वेवफॉर्म नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड या नेगेटिव या कम्यूटेटिंग डायोड हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो आउटपुट करंट होगा, हमारे पास जो आउटपुट करंट होगा वो हमारे पास कंटिन्यूस रहेगा। क्यों कंटिन्यूस रहेगा? बिकॉज जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल जब आएगी तो हमारे पास करंट इसमें से फ्लो करती है, सो फ्रॉम अल्फा टू पाई करंट फ्लो करेगी। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो उसमें भी हमारे पास लोड में से करंट फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ द फ्री व्हीलिंग डायोड। बिकॉज ऑफ दिस डायोड हमारे पास इसमें से फिर भी करंट क्या करती है, वो फ्लो करती है। सो उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव साइकिल में भी करंट की फ्लो स्टार्ट हो जाती है। जो थायरिस्टर वोल्टेज ड्रॉप है, सो 0 टू अल्फा हमारे पास वो कंडक्ट नहीं करती, बिकॉज फायरिंग पल्स नहीं मिली। अल्फा टू पाई हमारे पास वो कंडक्ट करती है, और फ्रॉम पाई टू 2 पाई फिर वो रिवर्स बायस होती है, और फ्रॉम 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा हमारे पास वो क्या करती है, वो हमारे पास रिवर्स, वो हमारे पास कंडक्ट नहीं करती बिकॉज इसको फायरिंग पल्स नहीं मिली। तो ये हमारे पास एक ही सर्किट में से तीन सर्किट्स हैं। हाफ एम्पलीफायर सर्किट है कंट्रोल, उसमें से एक रेजिस्टिव है, एक है रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव, और तीसरा है हमारे पास रेजिस्टिव इंडक्टिव
रेजिस्टिव हमारे पास जब लोड रेजिस्टिव इंडक्टिव हो विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। हमारे पास अगर लोड रेजिस्टिव हो तो वहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड हम इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज उसकी यूज़ करने का हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ पर हमारे पास कोई नेगेटिव साइकिल ही नहीं है। सो इसलिए हम इसको सिर्फ वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमारे पास लोड जो है वो इंडक्टिव है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। अच्छा, तो ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, लेकिन जिसमें हमारे पास क्या होगा, 4 थायरिस्टर लगे होते हैं, और लोड हमारे पास क्या होगा, लोड हमारे पास रेजिस्टिव होगा। इससे पहले हमने हाफ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा था ब्रिज विद रेजिस्टिव लोड, और उसमें हमारे पास 4 डायोड लगे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 थायरिस्टर लगे हैं और लोड हमारे पास रेजिस्टिव है। ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल हमारे पास थायरिस्टर T1 और T2 कंडक्ट करती है। ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल हमारे पास थायरिस्टर T3 और T4 कंडक्ट करती है। अब T1 और T2 जब कंडक्ट करते हैं पॉजिटिव साइकिल में से, तो अब इन दोनों को हमने जो है, ये दोनों तब कंडक्ट करेंगे जब इन दोनों को फायरिंग पल्स मिलेगा। तो हम इन दोनों को एक ही टाइम पर फायरिंग पल्स देते हैं, इसलिए हम इन दोनों के गेट्स को कॉमन कर लेते हैं और एक ही फायरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह T3 T4 भी एक ही साइकिल में आते हैं, तो इसलिए दोनों को एक ही टाइम पे ऑन होना चाहिए, इसके लिए हम इन दोनों के गेट्स को कॉमन कर लेते हैं। एक ही टाइम पर इनको फायरिंग पल्स मिलती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक ही टाइम पर ऑन हो जाते हैं। तो हमारे पास जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर थे उसकी आउटपुट में हमारे पास कंटिन्यूस पल्सेटिंग आउटपुट वेवफॉर्म आते थे। सो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। सो ये हमारे पास फर्स्ट फायरिंग पल्स है जो थायरिस्टर नंबर T1 T2 को मिलती है, और ये थायरिस्टर नंबर T3 और T4 को मिलती है। सो हमारे पास आउटपुट देखिए, हमारे पास 0 से लेके अल्फा तक आउटपुट नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्या है, फायरिंग पल्स नहीं मिली है थायरिस्टर। तो जैसे ही इस टाइम पर थायरिस्टर ऑन हो जाएगा हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, और अल्फा से लेके पाई तक वो कंडक्ट कर लेगी। अब पाई से लेके 2 पाई तक हमारे पास थायरिस्टर नंबर T3 और T4 का काम है। अगर इन दोनों को फायरिंग पल्स मिलेगी तो हमारे पास वेवफॉर्म आएगा, अगर नहीं मिलेगी तो वेवफॉर्म नहीं आएगा। सो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक हमारे पास इसको फायरिंग पल्स नहीं मिली। 8 पाई प्लस अल्फा इसको फायरिंग पल्स मिल जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास कंडक्ट कर लेती है और हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो आ जाती है। इसलिए यहाँ पर दोबारा फिर T1 T2 कंडक्ट करेंगे, और यहाँ पर दोबारा से T3 और T4 कंडक्ट करेंगे। जिस टाइम आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास आएगी वहाँ पर हमारे पास आउटपुट करंट भी आएगी। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारे पास आउटपुट करंट है। अच्छा, सो ये हमारे पास इस किस्म की करंट वेवफॉर्म हमारे पास आ जाएगी। थायरिस्टर T1 T2 के अगर हम वेवफॉर्म देख ले, सो 0 से लेके अल्फा तक कंडक्ट नहीं करती, बिकॉज फायरिंग पल्स नहीं मिली। अल्फा से लेके 2 पाई तक कंडक्ट करती है, पाई से लेके 2 पाई तक रिवर्स बायस होती है, इसलिए इसकी वोल्टेज ड्रॉप आती है। जिस टाइम ये ऑन होते हैं T1 T2, उस टाइम T3 और T4 ऑफ रहेंगे। फ्रॉम 0 टू पाई हमारे पास T3 और T4 रिवर्स बायस होते हैं। फ्रॉम पाई टू 2 पाई हमारे पास इनको फायरिंग पल्स नहीं मिलती। फ्रॉम पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई तक हमारे पास ये कंडक्ट करते हैं, इसलिए हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती है। सो ये हमारे पास था ब्रिज रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव एंड रेजिस्टिव लोड। अब इसमें से हम दूसरा सर्किट पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास जो लोड है वो हमारे पास इंडक्टिव हो जाए। सो जब हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाती है, वही सर्किट है, 4 थायरिस्टर लगे हैं और लोड हमारे पास इंडक्टिव है। सो जब लोड इंडक्टिव हो जाएगा उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है नेगेटिव वेवफॉर्म आ जाएगा एट द लोड साइड। सो हमारे पास देखिए इस टाइम पर 0 से लेके पाई तक हमारे पास कंडक्ट नहीं करती। पाई से लेके 2 पाई तक हम पाई से लेके अल्फा से लेके पाई तक हमारे पास थायरिस्टर कंडक्ट करती, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। अब हमारे पास नेगेटिव इस टाइम पर हमारे पास इंडक्टर लगा है, सो फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फा हमारे पास ये ऑफ थी, हमारे पास थायरिस्टर को कंडक्ट नहीं करना चाहिए, बट ड्यू टू द इंडक्टर हमारे पास यहाँ पर वेवफॉर्म आ जाती है, जिसकी वजह से इट मीन कि ये जो इंडक्टर है वो थायरिस्टर नंबर T1 T2 को कुछ टाइम के लिए और ऑन रख देते हैं, डिपेंड करती है उसकी वैल्यू पर। फिर पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई तक हमारे पास वो फिर थायरिस्टर नंबर T3 और T4 कंडक्ट करती है, और फिर वही दोनों थायरिस्टर जो है ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल दोबारा से T3 और T4 को ऑन रहने देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रॉम 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा तक हमारे पास फिर वेवफॉर्म आ जाती है।
तो हमारे पास दोनों, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कंटिन्यूस करंट फ्लो करेगा, जीरो से अल्फा तक भी करंट फ्लो करेगा, बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है, तो इट मीन ये लोड वोल्टेज ड्रॉप है, तो इट मीन करंट की वजह से ड्रॉप आती है। यहाँ पर फिर वोल्टेज ड्रॉप है तो करंट हाँ होगी, यहाँ पर फिर वोल्टेज ड्रॉप है तो करंट होगी। तो हमारे पास कंटिन्यूस करंट विद अप एंड डाउन हमारे पास आते जाएंगे। फ्रॉम जीरो टू अल्फा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ थी, इसलिए हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म नहीं होगी, इसलिए बिकॉज कंडक्ट नहीं कर रहे थे। फ्रॉम पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक हमारे पास डायरेक्शन T1 T2 ऑन रहते, इसलिए हमारे पास इसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो जीरो हो जाती है। फ्रॉम पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा 2 पाई तक हमारे पास डायरेक्शन नंबर T1 T2 जो है ये हमारे पास रिवर्स बायस होते हैं। फिर हमारे पास इनको फायरिंग पल्स नहीं मिलती, तो फ्रॉम पाई 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक ये फिर कंडक्ट जो है नहीं करते। तो हमारे पास ये वेवफॉर्म आ जाएगी T1 और T2 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है T3 T4, सो जीरो से लेके पाई तक हमारे पास ये कंडक्ट करती है, पाई से लेके अल्फा से लेके पाई तक हमारे पास ये रिवर्स बायस होती है, और पाई से लेके 2 पाई तक इनको फायरिंग पल्स नहीं मिलती, इससे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो हमारे पास ये वेवफॉर्म आ जाएगी डायरेक्शन नंबर T3 और T4 के लिए। ड्यूरिंग दिस हमारे पास नेगेटिव साइकिल आ रही थी। अब इस नेगेटिव साइकिल को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कम्यूटेटिंग डायोड इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हम कम्यूटेटिंग डायोड इस्तेमाल कर ले सॉरी अगर हम कम्यूटेटिंग डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड इस्तेमाल कर ले, उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, उस वजह से हमारे पास जो नेगेटिव वेवफॉर्म है वो ख़त्म हो जाएंगे। सो इस ड्यूरिंग दिस हमारे पास क्या थी, हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म्स आ रही थी ड्यू टू द इंडक्टर लोड। सो अगर आपकी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट है नेगेटिव वोल्टेज की तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो फिर डायोड के थ्रू फ्लो करती है ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल, और हमारे पास जो लोड हमारे पास जो आउटपुट है वहाँ पर हमारे पास वेवफॉर्म नहीं है। अच्छा, सो ये हमारे पास था ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें हमारे पास 4 तायरस लगे थे। इस सर्किट को हम कहते हैं फुली कंट्रोल भी कह सकते हैं कि हमारे पास फुली कंट्रोल्ड सर्किट है। सेकंड हमारे पास है अदर दूसरी हमारे पास इसके और 2 टाइप्स है। एक तो हम इसको हम कहते हैं हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। हाफ कंट्रोल में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास वही ब्रिज रेक्टिफायर होता है, लेकिन इसमें हमारे पास 2 तायरिस्टर लगे होते हैं और 2 डायोड हमारे पास लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास 2 तायरिस्टर लगे हैं और 2 डायोड हमारे पास लगे हैं। अब इसमें से हमारे पास 2 कम्बिनेशन है, एक को हम कहते हैं सिमेट्रिकल और एक को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में हमारे पास जो तायरस है वो हमारे पास राइट साइड ऑफ दी जो है रेक्टिफायर होते हैं, और इन द एसिमेट्रिकल वो हमारे पास अप जो ऊपर पोर्शन है उसमें से हमारे पास, तो अपर पोर्शन हमारा कंट्रोल होता है, नीचे पोर्शन हमारे पास अनकंट्रोल होता है द एसिमेट्रिकल। और इन द सेमी सिमेट्रिकल हम सिमेट्रिकल में हमारे पास ये होता है कि हाफ जो राइट साइड पोर्शन है वो हमारे पास कंट्रोल होता है और लेफ्ट पोर्शन हमारे पास वो अनकंट्रोल होता है। अच्छा, इसकी वन के हमारे पास वही सेम है। अगर हम देख लें कि हमारे पास अगर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास तायरस नंबर T1 और डायोड D2 कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव साइकिल में हमारे पास डायोड D1 और तायरस नंबर T2 कंडक्ट करेगा। सो पॉजिटिव साइकिल तब हमारे पास अक्रॉस द लोड अपेयर होगी जब हमारे पास तायरस T1 ऑन होगा, और नेगेटिव साइकिल हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास तायरस T2 वो ऑन हो जाएगा। सो फॉर द पॉजिटिव साइकिल हमारे हमें हमारे हमने हमने क्या करना है, T1 को ऑन करना है, और नेगेटिव साइकिल के लिए हमने T2 को जो है वो ऑन करना है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इनपुट वोल्टेज है, सो जीरो से लेके अल्फा तक हमारे पास थायरिस्टर T1 को हमने कोई इनपुट नहीं दी, गेट मतलब गेट पर कोई पल्स नहीं दी, तो ये हमारे पास ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अल्फा पर हमारे पास पल्स मिल जाती है तो हमारे पास थायरिस्टर ऑन हो जाती है, और अल्फा से लेके पाई तक हमारे पास थायरिस्टर जो है वो कंडक्ट करती है। फिर पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक हमारे पास तायरस नंबर T2 को फायरिंग पल्स नहीं मिलती। एट पाई प्लस अल्फा हमारे पास तायरस T2 को पल्स मिल जाती है और वो हमारे पास कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक हमारे पास जो तायरस है वो हमारे पास वो कंडक्ट करती है और हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या करती है, हमारे पास करंट फ्लो करती है, और उसके लिए जिसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूस करंट फ्लो करेगी। वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास इस तरह होंगे,
कि हमारे पास जो 0 to पाई जो है, सॉरी 0 to अल्फ़ा, हमारे पास ये तायरस्टर ऑफ रहेगा। अल्फ़ा से लेके पाई तक हमारे पास ये कंडक्ट करेगा, और पाई से लेके 2 पाई तक ये हमारे पास रिवर्स बायस होगा, तायरस्टर T1। तायरस्टर T2 जो है 0 से लेके पाई तक रिवर्स बायस होता है। पाई से लेके 2 पाई पाई प्लस अल्फ़ा तक हमारे पास इसको फॉर्म नहीं मिलती, मतलब फायरिंग पल्स नहीं मिलती, इसलिए हमारे पास कंडक्ट नहीं करता। सो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों की वेवफॉर्म हमारे पास सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल हमारे पास T1 और D2 कंडक्ट करती है, और इस साइकिल में हमारे पास D1 और T2 कंडक्ट करती है। और अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसमें भी हमारे पास इन द फर्स्ट साइकिल तायरस्टर T1 और D2 कंडक्ट करती है, और ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल हमारे पास तायरस्टर T2 और D1 कंडक्ट करती है। तो दोनों दोनों में हमारे पास क्या होता है, दोनों में हमारे पास दोनों दोनों ड्यूरेशन में हमारे पास एक थायरिस्ट और एक डायोड इन्वॉल्व होती है, और इन द नेक्स्ट साइकिल भी हमारे पास एक डायोड और एक थायरिस्ट इन्वॉल्व होती है। लेकिन डिपेंड करती है हमारे पास कम्बिनेशन पर, कि हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास किस टाइप की है। सो ये हमारे पास थी कंट्रोल रेक्टिफायर। हमने 7 सर्किट्स पढ़ लिए। एक हमारे पास था ये वाला, सॉरी सॉरी ये वाला, कि हाफ रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, जिसकी आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये वाली आ रही थी, जिसकी आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास इस तरह आई थी। ये हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर है, इससे हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म आती है वो हमारे पास कंट्रोल होती है। अगर हम फायरिंग पल्स अल्फा की लोकेशन को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे पास चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट सर्किट हमने ये सर्किट पढ़ लिया, लेकिन इसमें से हमने इंडक्टिव पढ़ लिया। इंडक्टिव की वजह से हमारे पास नेगेटिव वेवफॉर्म आती थी ड्यू टू द इंडक्टेंस वैल्यू। अब अगर इस नेगेटिव वेवफॉर्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं या कम्यूटेटिंग डायोड लगाते हैं, जिससे इसकी वजह से हमारे पास ये वेवफॉर्म ख़त्म हो जाती है। फिर हमने ब्रिज रेक्टिफायर कर पढ़ लिया, स्टडी आउट कर लिया, और उसमें की आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास जिसमें 4 तारे थे, इस तरह की वेवफॉर्म हमारे पास आ रही थी। अगर हमारे पास लोड इंडक्टिव हो जाए तो फिर नेगेटिव वेवफॉर्म आती है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवीडिंग डायोड लगाते हैं। फिर हाफ वेव और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं फुली कंट्रोल और एक को हम कहते हैं हाफ कंट्रोल। फुली कंट्रोल में हमारे पास 4 थायरिस्टर होते हैं, और हाफ कंट्रोल में हमारे पास 2 थायरिस्टर और 2 डायोड होते हैं। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हुआ है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर जी, मिड टर्म से पहले ये जो हमने जितने ये सर्किट्स पढ़े सर जी, इसकी फिर एक ब्रीफ क्लास लेंगे आपके? नहीं सही? अब तो यूनिवर्सिटी की ओपनिंग की भी वो डेट आ गई ना, तो अगर मैं भी आपका जो मिड टर्म है वो यूनिवर्सिटी में आ जाए। वो तो सर